Welcome back to Law Vista. In this video, we are doing section 23 and 24. सेक्शन 23 बताता है लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस नॉट अ बार टू द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले समझते हैं कि लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस क्या होता है, लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं। तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है दो पार्टीज़ के बीच में, उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज़ क्या कर सकती है, एक क्लॉज ऐड कर सकती है। और उस क्लॉज में क्या लिखा होता है कि अगर किसी भी पार्टी ने ब्रीच किया तो ये जो स्पेसिफाइड अमाउंट है जो उस क्लॉज में लिखा होता है, वो अमाउंट जो पार्टी ब्रीच कर रही है वो दूसरी पार्टी को देगी। तो जो अमाउंट स्पेसिफाइड है, तो कल को जो ब्रीच होता है वो अमाउंट दिया जाता है और उस अमाउंट को कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो सेक्शन 23 क्या कह रहा है, पहले हम प्रोविज़न पढ़ते हैं, उसके बाद इसे सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो 23 का क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रॉपर टू बी स्पेसिफिकली एनफोर्स। एक कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफिकली एनफोर्स किया जा सकता है, मे बी सो एनफोर्स्ड, तो वो एनफोर्स किया जाएगा। दो अ सम बी नेम्ड इन इट एज एन अमाउंट टू बी पेड in case of its breach and the party in default is willing to pay the same। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जा सकता है इन अदर सर्कमस्टांसेस, वो तब भी इन्फोर्स किया जाएगा जब पार्टीज़ ने एक अमाउंट स्पेसिफाइड कर रखा है कि अगर कोई भी पार्टी इसका ब्रीच करती है, इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करती है, तो वो अमाउंट उसे देना पड़ेगा। इन डिफ़ॉल्ट इज़ विलिंग टू पे द सेम इफ़ द कोर्ट हैविंग रिगार्ड टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस। फिर कोर्ट क्या कर रही है, वो सूट जब कोर्ट के पास आ रहा है तो कोर्ट डिसाइड कर रही है और कोर्ट को लग रहा है कि ये जो सम पार्टीज़ ने, ये जो अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर्पज़ के लिए था, सिक्योरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ताकि पार्टीज़ का जो परफॉर्मेंस है उसे सिक्योर किया जा सके, एंड नॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ गिविंग टू द पार्टी इन डिफ़ॉल्ट एन ऑप्शन ऑफ पेइंग मनी। वो इसलिए वहाँ पर नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में ताकि पार्टी जो है वो डिफ़ॉल्ट कर ले और उसके बाद में वो अमाउंट दे दे कि ठीक है मैंने तो ब्रीच कर दिया है तो अब मैं ये अमाउंट आपको दे रहा हूँ। इसलिए नहीं था वो अमाउंट, किस लिए स्पेसिफाई था, ताकि पार्टीज़ उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें और उस कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर किया जा सके बाय इंसर्टिंग द स्पेसिफिक अमाउंट एज अ डैमेज। सबसेक्शन 2 कह रहा है, व्हेन एनफोर्सिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर दिस सेक्शन द कोर्ट शैल नॉट ऑल्सो डिक्री पेमेंट ऑफ द सम सो नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। सबसेक्शन 2 को समझने के पहले सबसेक्शन 1 को ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल ए और बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें दोनों पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट में एग्री किया है कि अगर किसी भी पार्टी ने ब्रीच किया तो जो पार्टी ब्रीच कर रही है वो 5 लाख रुपीज़ दूसरी पार्टी को देगी। तो ये जो 5 लाख रुपीज़ का जो क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हुआ है, ये 5 लाख रुपीज़ लिक्विडेटेड डैमेजेस हो गए। अब क्या होता है कि बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है। ए जाता है कोर्ट में और एक सूट फाइल करता है। कोर्ट क्या करती है, सूट को अच्छे से ऑब्जर्व करती है कि क्या दोनों पार्टीज़ के बीच में मामला है। तो कोर्ट को ये समझ आता है कि जो 5 लाख का अमाउंट जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था वो सिर्फ इसलिए था कि ए और बी का जो परफॉर्मेंस है उसे सिक्योर किया जा सके, ए और बी दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें। इसलिए नहीं था कि वो अमाउंट किसी पार्टी को ऐसा ऑप्शन दे दे कि वो ब्रीच तो कर दे और साथ ही साथ बाद में वो अमाउंट दे दे कि ठीक है मुझे अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना, अब आप ये अमाउंट ले लो। तो कोर्ट क्या करेगी ऐसे केस में, जो पार्टी इन डिफ़ॉल्ट है उसे कहेगी कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करो। भले ही जो पार्टी है, ये थोड़ा सा जंबल हो गया, इसको क्लियर कर दें। भले ही जो पार्टी है जिसने ब्रीच कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट को, वो रेडी है कि मैं 5 लाख रुपए देने के लिए रेडी हूँ, बट मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करूँगा। तो कोर्ट जब सारे ही केसेस को, सारे ही सर्कमस्टांसेस को देखेगी तो कोर्ट बी को क्या कहेगी कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करो। जो लिक्विडेटेड डैमेजेस है उन्हें देना ज़रूरी नहीं है। ये जो लिक्विडेटेड डैमेजेस है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करने के लिए उसे वहाँ पर ऐड किया है। तो आई होप सबसेक्शन 1 क्लियर है। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि जब उस सूट में कोर्ट ने ये डिसाइड कर लिया कि अब जो पार्टी है इन डिफ़ॉल्ट वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करेगी कॉन्ट्रैक्ट का, तो कोर्ट उस अमाउंट का पेमेंट करने के लिए दूसरी पार्टी को नहीं कहेगी, कि ये नहीं कहेगी कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी करो और जो लिक्विडेटेड डैमेजेस है कॉन्ट्रैक्ट में आपने स्पेसिफाइड कर रखा है वो भी दूसरी पार्टी को दो, ठीक है। तो कोर्ट शैल नॉट ऑल्सो डिक्री पेमेंट ऑफ द सम सो नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है अमाउंट, वो कोर्ट देने के लिए नहीं कहेगी दूसरी पार्टी को। 23 का क्रक्स ये है कि अगर
कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज़ ने कोई अमाउंट लिख रखा है कि अगर जिस पार्टी ने ब्रीच किया वो दूसरी पार्टी को ये अमाउंट देगी, तो जब इन फ्यूचर कोर्ट में सूट जाता है तो कोर्ट ऑब्जर्व करेगी और कोर्ट को लगता है कि जो अमाउंट था वो सिर्फ़ और सिर्फ परफॉर्मेंस को सिक्योर करने के लिए दिया गया था, तो पार्टी जिसने डिफ़ॉल्ट किया है, कोर्ट उस पार्टी को कहेगी कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो, आपको वो अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि जब कोर्ट ने कह दिया कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना है और जो अमाउंट आप देने को कह रहे हैं वो अमाउंट नहीं देना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, तो साथ ही साथ में कोर्ट डिक्री पास नहीं करेगी पेमेंट ऑफ मनी का जो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है पार्टीज ने। सेक्शन 23 क्लियर है। अब सेक्शन 24 क्या कह रहा है, बार ऑफ सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। पहले 24 का हेडिंग समझते हैं। बार ऑफ सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच, यानी कि ऐसा सूट जिसमें ब्रीच के लिए कॉम्पनसेशन मांगा जा रहा है उसको बार किया गया, उसे रोका गया है। क्यों? आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एक बार वो सूट जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगा गया है उसको डिसमिस कर दिया गया है, तो जो कॉम्पनसेशन के लिए सूट है उसे बार कर दिया गया। तो इसके प्रोविजन को पढ़ते हैं। द डिसमिसल ऑफ अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट देयर ऑफ shall bar the plaintiff's right to sue for compensation for the breach of such contract or part। तो अगर एक पार्टी कोर्ट में जाती है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगती है और उसका वो सूट डिसमिस हो जाता है, तो पार्टी दोबारा से कोर्ट में जाकर उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के लिए कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकती। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी है, ये दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए अपना प्लॉट बी को सेल कर देगा, ओके। फिर बाद में ए क्या कहता है कि अब मैं सेल नहीं करूँगा, बाद में ए मना कर देता है। बी कोर्ट में जाता है और वो कोर्ट में एक सूट फाइल करता है। सूट किसका है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। वो कोर्ट से कहता है कि कोर्ट ए को डायरेक्ट करे कि वो अपने प्लॉट को मुझे सेल करे, यानी कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करे। अब क्या होता है, कोर्ट ने उस सूट को डिसमिस कर दिया। क्यों डिसमिस कर दिया? क्योंकि बी कोर्ट को जब सर्कमस्टांसेस देखने के बाद में कोर्ट को रियलाइज़ होता है कि ये जो बी पर्सन है जिसने सूट को इंस्टीट्यूट किया है वो खुद ही उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए रेडी और विलिंग कंडीशन में नहीं था, ओके। उसके बाद क्या होता है, ए ने तो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, यानी ए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो बी उस सूट के डिसमिसल के बाद, यानी जो सूट उसने डाल रखा था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, वो सूट डिसमिस हो गया। उसके बाद बी दोबारा से दूसरी कोर्ट में जाकर कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकता कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को आपने ए ने ब्रीच कर दिया है तो ए से मुझे कॉम्पनसेशन दिलवाइए। यानी ये सूट जो डिसमिस हो गया, इस सूट ने इसका कॉम्पनसेशन वाले सूट को भी बार कर दिया। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, बट शैल नॉट बार हिज राइट टू सू फॉर एनी अदर रिलीफ टू विच ही मे बी एंटाइटल्ड। इसी एग्जाम्पल को मॉडिफाई करते हैं कि समझ लेते हैं कि ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया। ए ने कहा बी को कि मैं आपको अपना प्लॉट सेल करूँगा, और बी ने उसे एडवांस में 5 लाख रुपीज़ दे दिए। अब बी कोर्ट में गया और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगा, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिसमिस हो गया। उसके बाद में बी एक दूसरे राइट के लिए भी एंटाइटल्ड है, एक दूसरे रिलीफ के लिए भी एंटाइटल्ड है। वो कौन सा रिलीफ है कि वो 5 लाख रुपीज़ रिकवर कर सकता है ए के पास से। रिकवरी ऑफ मनी के लिए वो सूट फाइल कर सकता है। तो ये जो उसका सूट का राइट है, ये जो उसका रिलीफ का राइट है, वो बार नहीं होता है इस वाले सूट के डिनाइल से, इस वाले सूट के डिसमिसल से। तो 24 आई होप क्लियर होगा। 24 का क्रक्स क्या है कि एक बार कोई ऐसा सूट जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगा गया हो, वो सूट अगर डिसमिस हो जाता है तो उसकी वजह से, उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की वजह से जो कॉम्पनसेशन मिलता है वो भी बार हो जाता है। लेकिन अगर पार्टी के पास में कोई दूसरा राइट है तो वो बार नहीं होता है, वो दूसरे रिलीफ के लिए दूसरी पार्टी कोर्ट में जा सकती है। तो आई होप सेक्शन 23 एंड 24 क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लॉ विस्टा को, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तो मैं जब भी न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँगी तो आप तक नोटिफिकेशंस पहुँच जाएगी।